नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग घटनासार जो हमने शुरू किया उसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है। और देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो बाकी जो बचे हैं उनको देखते हैं हम लोग। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है। और देखिए जो एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में होगा, तो अक्टूबर से देखिए आपको पढ़ना रहेगा करंट सितंबर तक। और ये जून तक आपकी ये मैगजीन दे रही है आपको, जनवरी से जून तक। उसके बाद आपको बचेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 3 महीने का आपको करंट मात्र पढ़ना रहेगा। इसलिए देखिए दो पीटी निकालने के दो ही आधार होते हैं। एक तो आपको पुराने पेपर्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपका करंट गलत ना हो। तो करंट को विशेष तौर पे आप ध्यान में रखे पढ़िए। जो इतना है ये अभी से इतना तैयार कर लीजिए कि आपको लास्ट समय मात्र रिवीजन की जरूरत पड़े। ठीक है। तो बाकी जो लोग नहीं जानते, घटनासार की बहुत वैल्यू है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। इसको मिस मत करिएगा। 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा इसमें आर्थिकी देखते हैं जो है। पहला है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेंस जिनको करना है, मेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8527434727 पे। कुछ भी नोट्स चाहिए, पुराने पेपर के सॉल्यूशन चाहिए या आंसर राइटिंग करनी हो, तो कुछ भी आप लेना हो तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। काफ़ी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं और काफ़ी लाभ हो रहा है। जितने मेंस देते हैं वो सब लगभग मेंस देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जारी किए खरीफ फसलों के। तो देखिए इनमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। पूरा अब हम नहीं करेंगे, बाकी आप मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं इसको। बहुत शानदार मैगजीन है। पहला है देखिए, ये जो 2024-25 के लिए एमएसपी जारी किया है, पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 19 जून 2024 को। तो देखिए धान का जो न्यूनतम एमएसपी है वो 2300 रुपये हो गया है। 5.35% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, प्रति क्विंटल के हिसाब से होता है, तो ये तो जानते ही रहिए। और देखिए कुल 14 फसलों के लिए ये जारी किया गया है एमएसपी, खरीफ की 14 फसलें हैं। और देखिए ये जो है, इस निर्णय से 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा सरकार पर और किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा यहाँ से। तो देखिए मेंस में अगर आपको ये ऐड करना है, देखिए एमएसपी अगर देखिए पूछता है सीधा सीधा तो गेहूं और चावल का ही पूछता है। तो गेहूं का और इसमें आपको रबी की फसल होती है, खरीफ में धान आती है। तो धान इसमें जानते रहिए। और धान और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये आप मेंस में डाल सकते हैं कि देखिए इसके एमएसपी के नेगेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं कि इससे देखिए अभी पिछले इसी साल जो एमएसपी जारी किया उसमें बढ़ोतरी से 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा। हालांकि किसानों को इसमें इतना लाभ होगा, पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तिलहन और दलहन में की गई है। नाइजर सीड यानी जिसे रामतिल बोलते हैं, उसमें 983 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इसको जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है तिल में 632 रुपए की वृद्धि हुई है। अरहर में 550 रुपए की वृद्धि हुई है। अब इस चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। धान देखिए 117 रुपए की वृद्धि हुई है। धान ए और ग्रेड ए दोनों में 117 रुपए की वृद्धि की गई है। और इसका रेट कितना हो गया है धान का, 2300 साधारण धान का, और देखिए ग्रेड ए का 2320 रुपये, यानी 20 रुपये एक्स्ट्रा आई है। और इसमें जानना क्या है, तो देखिए अरहर में हम बता ही चुके हैं कि 550 रुपये की वृद्धि हुई है। मक्का में 135 रुपये की। तो ये बस आप जान लीजिए। और सबसे ज़्यादा किस में हुई है वृद्धि, तो राम तिल में, जैसे नाइजर सीड बोलते हैं, 983 रुपये की वृद्धि हुई है। उसके बाद तिल में वृद्धि हुई है 632 रुपये की। ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। दूसरा है इसमें 2023-24 के दौरान देश में आए एफडीआई, कितना एफडीआई आया है, 44.43 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। आपको ये डेटा याद रखना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपसे प्री में पूछ सकता है स्टेटमेंट वगैरह में, लेकिन पूछता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन इस एफडीआई में सिंगापुर को सर्वाधिक, इसमें जो एफडीआई है वो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया है। और लगातार आगे भी देखेंगे, कई सालों से सिंगापुर एफडीआई के मामले में भारत में टॉप पे बना हुआ है। तो 44.43 करोड़ का एफडीआई आया 2023-24 में। हाँ, ये सब आपको आंकड़े हैं, ये बता दिया, यही ऊपर दिया हुआ है। हालांकि यह वार्षिक आधार पर 3.5% कम है। अगर देखेंगे पिछले वर्ष के आधार पे ये 3.5% की कमी आई है इसमें आपके एफडीआई में। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया कितना, 11.77 अरब डॉलर का एफडीआई आया। इसके बाद भी यह 2022-23 की तुलना में 31.55% कम है, सिंगापुर वाले में भी है। यानी एफडीआई में कमी आई है निवेश में। और ये जो कमी है वो देख सकते हैं हर जगह आई है। ये देखिए सिंगापुर, मॉरिशस और ये सब, इनमें जो है प्रमुख देश, इनके एफडीआई इक्विटी में निवेश में कमी आई है। हालांकि नीदरलैंड और जापान से वृद्धि हुई है एफडीआई में। ठीक है। और 2018-19 से जान रहे हैं कि सिंगापुर लगातार भारत में सबसे बड़ा स्रोत बना एफडीआई का, बना हुआ है ये। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आती है, तो ये मॉरिशस से आती है। और तीसरे नंबर पे है आपका अमेरिका। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया नंबर 1 पे सिंगापुर, कौन सा है, सिंगापुर हो गया। नंबर 2 पे है आपका मॉरिशस, कौन सा, मॉरिशस। और तीसरे पे है अमेरिका। तो ये आपको 3 टॉप के ये पता होने चाहिए। आपसे पीटी में भी पूछ लेता है ये। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आप जानिए। इसमें कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक ये जारी हुआ है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, भारत के इसमें 9 बंदरगाहों को शामिल किया गया है। वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में स्थान मिला है। कितने हैं, तो 9 बंदरगाह हैं इसमें, 9 पोर्ट को शामिल किया गया है। तो ये जान लीजिए। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक और एसएनपी, कौन सी, एसएनपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा ये जारी किया गया इंडेक्स। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपसे पूछा नहीं गया आज तक ये कंटेनर पोर्ट इंडेक्स, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। कौन जारी करता है ये पूछ लेता है। और देखिए ये जो
9 पोर्टों को शामिल किया गया। इसका श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय भारत की जो सागरमाला परियोजना थी, सागरमाला कार्यक्रम, इसको दिया जाता है, जिसने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं उनकी दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, सागरमाला आपसे ये पूछ लेता है कि सागरमाला परियोजना या कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये 2015 में शुरू हुआ है, जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट जो भी आप योजना आए उसे साथ में ही आपको पढ़ना है। जो भी संस्थान आए उसका आप हेडक्वार्टर देख लीजिए, या उसका कब स्थापना हुई है, गठन कब हुआ है, वो सब आप जो करंट में हाईलाइट है उन्हीं का देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना रहता है। और इसमें देखिए मुख्य विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। और टॉप नंबर पे इसमें जो बंदरगाह रहा है वो है यांगसान, जो चीन का बंदरगाह है यांगसान, और ओमान का बंदरगाह है सलालाह बंदरगाह। ये शीर्ष 2 बंदरगाह हैं जो टॉप पे रहे। और आपको इसमें जानने के लिए भारत का पता होना चाहिए, विशाखापत्तनम बंदरगाह 19वें नंबर पे है, और वहीं मुंद्रा बंदरगाह ये 27वें नंबर पे है। गुजरात का जो मुंद्रा बंदरगाह अडानी समूह का, तो ये 27वें स्थान पर है। और भी देखेंगे इसके बारे में आगे, देखिए बस इतना ही है इसमें, और ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना क्या हुआ, ये सब नहीं पूछता है आपसे, है ना, कितने घंटे या क्या चल रहा है, ये सब नहीं होता है। आपको जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। रेटिंग एजेंसी S&P, कौन सी है? S&P। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को, जो सॉवरेन रेटिंग होती है उसको स्थिर से सकारात्मक बढ़ाकर क्या कर दिया? सकारात्मक कर दिया है भारत की जो रेटिंग है। अब इसके बारे में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए इसने बताया कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन की इसने प्रशंसा की है। और ये अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है S&P, इसने 10 साल बाद, कितने 10 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग का जो परिदृश्य है, यानी इसे साख बोलते हैं, जिसकी भी रेटिंग अच्छी होती है उसे वित्त वगैरह, ऋण वगैरह लेने में और कम ब्याज दर पे आसानी होती है दूसरे देशों से या संस्थानों से। तो इसने स्थिर से बढ़ा के सकारात्मक कर दिया, ये तो बता ही दिया है हेडिंग में ही। दूसरा देखिए मजबूत विकास, पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक खर्च की बेहतर गुणवत्ता और सुधारों एवं राजकोषीय नीतियों में व्यापक निरंतरता की उम्मीद से सॉवरेन रेटिंग इसकी बढ़ाई गई है। तो ये पॉइंट आप मेंस में डाल सकते हैं। कैसे? तो भारत की जो आपको उपलब्धियां बतानी हो या क्या, तो वो आप इस पॉइंट को उठा के डाल सकते हैं कि हाल ही में S&P अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने भारत की ये बढ़ा के इतना कर दिया है, स्थिर से सकारात्मक, और इसका आधार बताया है, सरकार की मजबूत आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा की है, और ये सब पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। इसमें प्री में क्या पूछेगा? तो प्री में ये आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि स्थिर से क्या कर दिया गया है, वो बाकी और नहीं पूछेगा। इसे सबसे निचली निवेश रेटिंग, हालांकि अच्छी बताया, लेकिन एजेंसी ने इसे निचली जो निवेश रेटिंग होती है श्रेणी, उसमें सबसे निचली BBB में बनाए रखा है। अभी इसकी ये रेटिंग नहीं बदली है इसने। एजेंसी ने इससे पहले देखिए 2014 में रेटिंग परिदृश्य को नकारात्मक था, उससे बढ़ाकर स्थिर कर दिया था। नकारात्मक से स्थिर हुआ था 2014 में, और 2024 में क्या कर दिया है? तो ये सकारात्मक कर दिया है। तो बस इतना जान लीजिए, ये हटा दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? सोवरेन रेटिंग का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। इससे क्या होता है? किसी देश के निवेश परिदृश्य के जोखिम स्तर को मापने का ये साधन होता है। यह निवेशकों को देश का कर्ज चुकाने की क्षमता बताता है कि कौन देश कितना मजबूत है इस मामले में, ठीक है। ज़्यादा रेटिंग होगी तो कम जोखिम होगा वहाँ पे निवेश करने के लिए, या कम ब्याज दर पे यहाँ कर्ज मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने ऊपर बता रखी हैं। महाराष्ट्र में देखिए 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड बंदरगाह को बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे? तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि ग्रीन फील्ड बंदरगाह कहाँ पे बनाने की मंजूरी मिली है? तो महाराष्ट्र के बधावन में। कहाँ पे मिली है? बधावन में मिली है, और 76,200 करोड़ की है ये, और बाकी नहीं आपको याद रखना है। इसमें बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा ये इस बनाया जाएगा। इसमें ये पॉइंट जान लीजिए, जो ये बंदरगाह बनेगा, यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। इस परियोजना से देखिए 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये आप पॉइंट जानिए, रोजगार में जहाँ डालना हो तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंटों को उठा के मेंस में डाल सकते हैं। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बिजिम्बम पोर्ट, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हब है ये, इसलिए जानिए ये केरल में है, अडानी समूह का ये बिजिम्बम पोर्ट है ये। तो ये अब जानते रहिए इसमें इसका काम क्या है। ये देखिए कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होते हैं? ये एक प्रकार का पारगमन केंद्र है, जहाँ एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। मानी एक बड़ा जहाज है कोई, उससे किसी देश से बड़ा कोई भी आइटम आ रहा है उससे, तो उसमें क्या होता है, बाकी एक जगह के नहीं होते, वो डिफरेंट जगह के होते हैं आइटम। तो वहाँ पे कोई मानिए एक इस तरीके से इसको बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट हब। उस बंदरगाह पे या उस हब पे उसे लाया जाता है और उससे सारे माल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे भेजा जाता है। तो यही सब मतलब है इसका। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का 75% हिस्सा कोलंबो, सिंगापुर और किलेंग जैसे विदेशी बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा ये, ठीक है, केरल का। अगला देखिए, अधिकृत आर्थिक संचालक यानी AEO, ये क्या? रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद है ये। इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक यानी AEO का दर्जा अप्रैल में 2024 में प्रदान किया है। इसलिए ये प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुल गए हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है, पहली बार ये ऐसा हुआ है। 100 टन सोना RBI ने ब्रिटेन से वापस मंगाया है। तो इसमें ये जानते रहिए 1991 की शुरुआत के बाद ये पहली बार है जो रिजर्व बैंक ने ऐसा किया है।
ये मई 2024 की रिपोर्ट सूचना है। तो मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल देखिए 822 टन सोना था, सोना जो था इसमें, और देखिए 413 टन जो सोना था वो विदेशों में जमा था। अब इसमें जानने वाला क्या पॉइंट है, तो देखिए रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27 पॉइंट इतना ये टन वृद्धि हुई है। हालांकि कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए इसको। हाँ, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है कि दुनिया में गोल्ड रिजर्व में जहाँ अमेरिका शीर्ष पर है, अमेरिका पहले स्थान पर, वहीं भारत का स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है। कौन सा है, 9वां। तो ये याद रखते रहिए गोल्ड रिजर्व में। अगला देखिए, इसमें इतना ही था। जिम्बाब्वे द्वारा एक नई मुद्रा का स्वर्ण समर्थित मुद्रा है नई जारी की है, नाम है जिग, यानी जिग की फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग जिम्बाब्वे गोल्ड है इसका फुल फॉर्म। और ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। पिछले 25 वर्षों से यहाँ पे क्या है, लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है, और ये संकट की ओर बढ़ भी रहा है। और इसमें कुछ खास नहीं है आपके पीटी के दृष्टिकोण से, 9 मेंस के। इतना ही जानिए बस, ये पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। तो हमें ये देखिए पता होना चाहिए क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। बाकी आप पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे ना, तो वही आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए अब तक अमेरिका ही शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, अब इसने अमेरिका को छोड़ के पीछे चीन बन गया है। तो देखिए ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए 2023-24 में। 23-24 में बताया गया कि 118.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है भारत और चीन के मध्य में। तो अमेरिका को पीछे छोड़ के ये बढ़ गया। और अमेरिका और भारत के बीच में कितना हुआ है, तो मात्र 0.1% का फर्क है, 0.1 बिलियन डॉलर का। तो अमेरिका के साथ 118.3 बिलियन डॉलर का रहा है द्विपक्षीय व्यापार, और यहाँ 118.4 अरब डॉलर का रहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो इतना जानते रहिए आप, ठीक है। अब चीन बन गया है, और चीन के बाद अमेरिका है शीर्ष व्यापारिक भागीदार, भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस में भी लिखते हैं ना, प्री में तो पूछेगा ही आपसे, लेकिन मेंस में जब लिखते हैं तो देखिए शीर्ष व्यापारिक भागीदार में IR में आप सीधा लिखते हैं, तो IR में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अब तक देखिए 2021, 22, 23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, अब चीन हो गया। चीन को भारत का निर्यात जो होता है, भारत से निर्यात होता है चीन को, उसमें 8.7% की वृद्धि हुई है। इससे 16.6 अरब डॉलर हो गया है भारत का निर्यात। और वहीं आयात देखें चीन से, तो 3.4% बढ़ के 101.7 अरब डॉलर हो गया है। तो सोचिए कितना व्यापारिक घाटा है, सीधा घटा दीजिए इसमें से, तो 16 घटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग 75 अरब डॉलर का भारत को घाटा होता है। तो ये आप पॉइंट निकाल के आप मेंस में दे सकते हैं सीधा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया UAE, और चौथा है आपका रूस, फिर सऊदी अरब, फिर सिंगापुर। तो आप 3 से 4 स्टार्टिंग याद रखे रहिए, 3 याद हो बहुत है। RBI ने देखिए प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी का अनावरण किया है। तो इसका क्या उद्देश्य है वो देख लेते हैं। 28 मई 2024 को प्रवाह पोर्टल क्या है, तो एकीकृत वेब आधारित पोर्टल है ये, जो किसी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाता है। यह पोर्टल RBI द्वारा विनियामक अनुमोदनों और मंजूरी देने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की दक्षता को भी बढ़ाएगा। तो इसमें इतना ही था। अब रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है, तो ये खुदरा निवेशकों के लिए वही इसका काम है। बाकी इसमें ये बस इतना ही जानते रहिए, और कुछ नहीं है इसमें। अगला तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब समझते हैं, डेटा के समृद्ध भंडारण की यहाँ पे जानकारी रहेगी, कितना डेटा है, कहाँ भंडार हो रहा है, ये उसी के लिए। बस इतना ही था इसमें, नाम जानते रहिए किसके द्वारा जारी किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। तो ये आपसे पीटी में पूछ सकता है, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया, पहले 5वें स्थान पर था, अब तीसरे पे हो गया है। तो ये अब जान लीजिए इसको। और ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर ऐसी उपलब्धि हासिल की है। तो टॉप पे कौन है, तो देखिए अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है। तो ये 3 ही है, बाकी देखिए इनमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अमेरिका, चीन, भारत। अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ह्यूरन इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी की गई है। कोई भी इंडेक्स हो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ह्यूरन इंस्टीट्यूट है। फिर भारत की रैंक पता होनी चाहिए, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसने बताया कि भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो धीमा हुआ है, तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या भी गिरी है, यानी गिरावट देखी गई 2017 के बाद पहली बार। तो देखिए इस गिरावट के बाद भी भारत अपतटीय यूनिकॉर्न में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिसने देश के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है, और भारत के अंदर 67 की संख्या है ये। 2023 में देखिए 67 यूनिकॉर्न है, और 2022 में 68 थे। तो देखिए यहाँ देखिए प्रिंट में या उसमें देखिए कितनी मिस्टेक है कि यहाँ बताया गया कि 2023 में 67 थे और 2022 में है, यानी कि देखिए कितना बड़ा अंतर मिलता है चीज़ों को लेकर। हो सकता है मिस पॉइंट भी हो, तो आप जान लीजिए ये चीज़ों में बड़ी मैगजीन है यहाँ मिस्टेक करती रहती हैं। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा ये यूनिकॉर्न का केंद्र है, और ब्रिटेन चौथे पर है। तो टॉप पे कौन हो गया, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है, तो अमेरिका में है, फिर आपकी चीन में है, फिर तीसरे नंबर पे आता है भारत। तो ये रैंक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है, हालांकि ये पता नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा, और ये चीन में 340 है, और भारत में आपने देख ही लिए
तो अपतटीय कितने हैं देश से बाहर 109 और 2023 में 67 है ना, कुल ऐड कर दीजिए। और इसमें बताया गया है कि देखिए ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र है, ये दुनिया का इसको यूनिकॉर्न की राजधानी बोला जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है सैन फ्रांसिस्को के बारे में ये क्या है, तो इसे यूनिकॉर्न की कैपिटल बोला जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो स्विगी है और ड्रीम 11 है, ये भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। सबसे मूल्यवान कौन है? स्विगी और ड्रीम 11। एडटेक कंपनी है बाइजू के बारे में आप भी जानते होंगे, दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिजास्टर यूनिकॉर्न बनकर उभरी है। वर्तमान में ये यूनिकॉर्न की सूची से बाहर कर दी गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि कौन सी कंपनी को यूनिकॉर्न से बाहर किया गया है, तो ये बाइजू है। अगला देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है। तो कितना हुआ है? 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हुआ है। 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया। ये रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा, नवीनतम आंकड़े है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। ये तो देखिए जो यूज़ किया गया वो उपग्रह डेटा और अन्य का उपयोग करते हुए इनका उपयोग किया जाता है। आज के समय में सब इसी का कर रहे हैं। 2002 से लेकर 2023 तक इसमें क्या हुआ देखिए, इसी अवधि में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हानि का 18% है। ये कुल वृक्ष आच्छादित हैं जो प्राथमिक वन और ये सब है। तो और इसमें पहला ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये देख सकते हैं 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि कितनी हुई है? 60% मात्र 5 राज्यों में हुई है। कौन कौन से हैं? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। इनमें सबसे ज़्यादा 60% इन्हीं में हानि हुई है। 2001 से 2022 के बीच में 1.6% वृक्षों की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आग जिम्मेदार है, यानी आग। और इस अवधि में उड़ीसा में आग के कारण सर्वाधिक वृक्षावरण में हानि हुई है। तो कौन सा है? आग। सबसे ज़्यादा आग की नुकसान उड़ीसा में हुआ है। आगे देखिए, भारत मानक ब्यूरो द्वारा ईवी वाहनों के लिए 2 नए मानक पेश किए गए। तो ये ईवी वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 मानक याद रखे रहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। कौन कौन से 2? तो एक है IS 18590 2024। क्या नाम है? IS 18590 और 2024। और दूसरा है IS 18606 2024। ये आप 2 वो जान लीजिए, 2 आपसे ये पूछे जा सकते हैं और नहीं है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी जारी की गई है। तो ये पहली है सैटेलाइट इन ऑर्बिट में। तो टाटा AIG ने ये काम किया है कि सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, घोषणा की है मतलब। और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इससे क्या फ़ायदा होगा? भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट निर्माताओं और ऑपरेटरों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। तो बस इतना जान लीजिए किसने किया है। और देखिए, अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के निजीकरण के साथ भारत का लक्ष्य 2032 तक अपने विश्वव्यापी प्रक्षेपण बाजार हिस्से को 5 गुना बढ़ा के $47.3 बिलियन करना है। तो लक्ष्य कोई भी हो, आपको नोट डाउन एक जगह कर लेने हैं सारे लक्ष्य, और क्योंकि इनको आप देखेंगे तो कंक्लूजन वगैरह में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करते रहा करिए साथ साथ में। FDI पर अंकटाड की रिपोर्ट आई है 2024 की। तो FDI हमने अभी देखा ही था ऊपर, है ना, वो जो S&P की थी। अब ये अंकटाड की रिपोर्ट है 2023 में बताया है। इसमें भारत में FDI के मामले में भारत 15वें स्थान पर है। किस पर है? FDI के मामले में अंकटाड के अनुसार ये 15वें स्थान पर है। सर्वाधिक FDI प्राप्त करता अमेरिका में सर्वाधिक FDI पहले स्थान पर है FDI प्राप्त करता में। वहीं भारत जान ही रहे 15वें स्थान पर है। पहले ये देखिए 2022 में 8वें स्थान पर था, तो 8वें से सीधा अब 15वें पे हो गया। 2022 में कौन सा था? 8वां। और 2023 में सीधा गिर के 15वां हो गया। तो गिरावट हुई है FDI रैंकिंग में भी। और इसमें देखिए बस इतना ही जान लीजिए और आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। RBI ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी है। कितना? 2.11 लाख करोड़ जो लाभांश होता है। यानी देखिए RBI भी इस पर क्या करती है कि ब्याज वगैरह जो बैंकों को देती है उस पर लाभ कमाती है, तो उससे लाभ को उसे सरकार को देना होता है। तो वो इस बार कितना दिया है? 2.11 लाख करोड़ दिया है सरकार को। तो ये बस इसमें इतना ही जानना है और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे यही पूछ सकता है और इसको हटा दीजिए। आगे देखिए, ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ये जारी किया गया ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। इसमें बताया गया न्यूयॉर्क शहर इसमें शीर्ष पर है ग्लोबल शीर्ष इंडेक्स में। वैश्विक शहर इसमें शामिल किए थे। उसके बाद लंदन है, उसके बाद सेंट जॉन्स है, और दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में 350 यानी 350वें स्थान पर इसे दिल्ली को रखा गया है। ठीक है, ये अब दिल्ली इसमें देख लीजिए और खास नहीं है इंपॉर्टेंट। और क्या है, 1000 शहर इसमें शामिल किए गए थे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 1000वां शहर ये यूपी का शामिल हुआ है। तो ये टॉप तो देख लीजिए, पहले टॉप वाले देख लीजिए। न्यूयॉर्क शहर, लंदन, फिर आपका सैन होजे US का, दिल्ली है 350 में, फिर बेंगलुरु है 411 पे।
तो इसमें इसको नहीं, इसको यूपी का है सुल्तानपुर शहर, उत्तर प्रदेश के यूपी के सुल्तानपुर शहर को 1000वें स्थान पे रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। अब ये देखिए पूरा का पूरा मेंस के बारे में डेटा दिया हुआ है। आपका प्री में ये पूछ सकता है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें बाकी देखिए पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी समय है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मेंस का देखिए क्या होता है, आप कहीं अलग से रिलाई करने लग जाते हैं, मेंस का अलग से लेंगे। आप अगर पढ़ के अपना यहीं से निकालेंगे ना पॉइंटों को, तो आपका डिफरेंट भी होगा सबसे, और आपका अलग तरीका होगा प्रेजेंट करने का। तो वो आप समझ लीजिए उससे नंबर उठते हैं आपके, ना कि किसी के दिए हुए कंटेंट से। तो इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि समूचे विश्व में 83 मिलियन लोग, कितने 83 मिलियन लोग भूख से लड़ रहे हैं। 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया था। कितना 1.05 बिलियन टन। रिपोर्ट के अनुसार खाने की बर्बादी में अमीर व गरीब दोनों जो हैं, गरीब देशों में कोई भी पीछे नहीं है, दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया गांव के लोगों की तुलना में शहरों के लोग ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं खाने को। और इसमें बोला गया कि यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है, उसने बोला था कि 2022 में $1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद हुआ है। कितना हुआ है, अगर इसे मुद्रा मूल्य में मापे तो $1 ट्रिलियन का। और देखिए उत्तर प्रदेश का क्या है टारगेट, वो आपको मालूम ही होगा, 2027 तक यही टारगेट है। सोचिए कि दुनिया में इतना, तो जितना अर्थव्यवस्था यूपी की बनाने में लक्ष्य रखा गया, उतना तो यहाँ खाना बर्बाद हो जा रहा है। और देखिए भारतीय रुपए में मूल्य देखा जाए तो 84 लाख करोड़ के बराबर है ये। और देखिए रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि ये जो है खाना उपलब्ध कुल खाने का 1% था जो बर्बाद हुआ है, जो कुल खाना उपलब्ध था उसका 1% खाना बर्बाद हो गया है। और इसमें बताया गया है 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बताया जा रहा है ये आप निकाल लीजिए, ये मेंस में यूज़ कर सकते हैं। भारतीय परिवार वर्ष में प्रति 78.2 मिलियन टन खाना बर्बादी करते हैं, और प्रति व्यक्ति ये 55 केजी पड़ता है। प्रति व्यक्ति खाना कितना बर्बाद होता है, 55 किलोग्राम। सोचिए भारत में भी, तो भारतीय ये डेटा है। 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति बर्बादी सबसे कम जो की थी वो भूटान ने की थी, और सबसे अधिक की है मालदीव ने। तो इसे चार्ट में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा की है 207 किलोग्राम मालदीव ने। भारत इसमें 55 किलोग्राम कर रहा है, और भूटान में सबसे कम है 19 किलोग्राम का यहाँ पे खाना बर्बादी हुई है। आगे देखते हैं, तो वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात क्या क्या रहे। तो देखिए दोनों में ही वृद्धि है, वस्तुगत निर्यात और आयात में ऋणात्मक वृद्धि रही है भारत की। सेवाओं के क्षेत्र में ये निर्यातों में 4.39% की वृद्धि हुई है। इसी के चलते कुल निर्यात में बैलेंस इसी ने सेवाओं क्षेत्र ने किया है, हालांकि वस्तुगत जो है वो घाटा रहा है, ऋणात्मक रही है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और पॉइंट है इसमें। और देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लीजिए। वस्तुओं एवं सेवाओं के संयुक्त व्यापार में भारत का व्यापार घाटा 2023-24 में $78.12 अरब का रहा है। ये आगे है। इस प्रकार डॉलर मूल्य में अगर देखें तो वस्तुगत निर्यातों में जहां 3.11% की गिरावट हुई है, और वहीं देखेंगे आयातों में 5.41 यानी 5.41% की यहाँ भी गिरावट रही है। तो ये पूरा था। और इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि ये सब लास्ट में अभी आपको पता है बजट पढ़ना पड़ेगा। बजट इसमें भी दिया, उसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब देखिए नया बजट आ रहा है ये जो, तो उसको हम लोग उसी को देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह के आंकड़े दिए, तो प्रत्यक्ष कर के लक्ष्य से अधिक रहा है इसमें, ये जान लीजिए, ठीक है। और भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो बता देते हैं, बाकी आपको फ्री के लिए इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जान लीजिए। ये 1 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रहा है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 11.7% वृद्धि दर्शाता है। यानी अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है कौन सा, ये वाला 20.14 लाख करोड़ का हुआ है। आगे देखिए, टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी हुई है। टाइम मैगजीन जो है उसके द्वारा जारी की जाती है, अमेरिकी मैगजीन है। 3 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, कौन कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। इन तीनों को याद रखिए, कौन कौन सी, रिलायंस, सीरम और टाटा ग्रुप। और देखिए रिलायंस को भारत की विकास रथ की उपमा दी है इसने, किसको, रिलायंस को। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में शामिल की गई है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ नहीं है। अब अरबपतियों की फोर्ब्स सूची जारी हुई है 2024 की। वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की कुल संख्या बताई गई है इसमें 2781। ये फोर्ब्स मैगजीन है, उसके द्वारा, ये भी अमेरिकी पत्रिका। ज़्यादातर देखेंगे जितने भी संस्थान वो सब रिपोर्ट जारी करते हैं अमेरिका के ही हैं, तो अपने को टॉप पे ही रखते हैं। ये इसमें तो है भी है, लेकिन बाकी चीज़ों में देखेंगे आप, उसमें अब खुद को ही वो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। 2024 में विश्व की कुल अरबपतियों में सर्वाधिक 813 अरबपति अमेरिका के, उसके बाद चीन के, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत। तो इसमें तीसरा स्थान है आपका, थर्ड है इंडिया का, बाकी अमेरिका, चीन है टॉप पे, चौथे पे जर्मनी है। फ्रांस के बर्नार्ड एर्नोल्ट इसमें शीर्ष स्थान पे, सबसे बड़े यही अरबपति, सबसे ऊपर कौन है, फ्रांस के। और दूसरे स्थान पे एलन मस्क, तो जानते होंगे अमेरिका के। मुकेश अंबानी को इसमें 9वां स्थान दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं
बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये देखिए टॉप पे हैं, एलन मस्क दूसरे पे हैं और मुकेश अंबानी तीसरे पे। जेफ बेजोस जो काफ़ी समय आगे रहे वो तीसरे पे आ गए। एलन मस्क भी फर्स्ट पे आए थे, ये भी सेकंड में। मार्क जुकरबर्ग चौथे पे देखेंगे। तो इसमें टॉप जानते रहिए और भारत के बारे में, और इसमें नहीं है। अब भारत में ही देखें अगर शीर्ष 10 भारतीय, तो इसमें देखिए मुकेश अंबानी टॉप पे, गौतम अडानी है, फिर उस अब फिर शिव नाडर है। तो ये 3 जान लीजिए, बाकी अब पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ 2-3 ही पता होनी चाहिए आपको। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया है। कितना? 10 वर्ष का। तो ईरान के ये दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है चाबहार बंदरगाह। इसके शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, ये शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्ष के लिए भारत को सौंप दिया है। ये एग्रीमेंट ये हुआ था पहले, हस्ताक्षर हुए थे 13 मई 2024 हो चुके हैं ये। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGI व ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये हस्ताक्षर हुए तेहरान में। अब इसमें क्या देखिए, इसमें विदेशों में भारत के द्वारा लीज पर लिया गया ये पहला बंदरगाह है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लीज पर अगर भारत का ये पहला बंदरगाह है जो लिया लीज पर। आगे जानिए, आगे देखिए इससे क्या होगा, चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC के साथ एकीकृत करने की योजना पर भी काम चल रहा है इसमें। इससे क्या होगा, चाबहार से ईरान के रास्ते, चाबहार के रास्ते क्या होगा, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के साथ सीधे व्यापार किया जा सकेगा। ये जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है भारत ईरान के मध्य में, इसकी बातचीत 2003 में शुरू की गई थी। द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर 2015 में हुए हैं और टर्मिनल के संचालन के लिए हस्ताक्षर 2016 में किए गए थे। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको आप पूछा जा सकता है मेंस में, है ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। किसका? भारत का हुआ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ। 16 वर्ष तक बातचीत के बाद में हुआ है ये। 4 यूरोपीय देशों का समूह है ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। कौन कौन से 4 यूरोपीय देशों का समूह है जो ये? इसे EFTA बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसकी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए। इसमें 4 देश हैं, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड। इसको मैप पर देख लीजिएगा, आपको जरूरी है मैप पे चेक करना है इनको, इनकी राजधानी वगैरह आपको पता होनी चाहिए। व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता है ये, टेपा इसको नाम दिया गया। क्या नाम है इसका? इंग्लिश में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, टेपा, TEPA, व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता। तो नाम समझौते का याद रखे रहिए, प्री में तो पूछ ही सकता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है आपका। बातचीत 2008 से शुरू हुई है इनकी, 16 वर्ष बीत चुके हैं इस बातचीत में ही। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आधारित निवेश के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है पहली बार इसमें। और देखिए अगले 15 वर्षों में EFTA अनिवार्य रूप से $100 अरब का निवेश भारत में करेगा। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो ये मेंस में आप यूज़ करिए डेटा को कि जैसे इस तरीके के समझौते और किए जाए जिससे कि भारत में रोजगार में वृद्धि हो। तो रोजगार के लिए मामला कहीं भी आए या निवेश से संबंधित, तो आप ऐसे पॉइंटों को यूज़ करते रहिए। निवेश मुख्यतः ग्रीन एनर्जी में होगा, केमिकल्स में होगा, फार्मास्यूटिकल में होगा, मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्र में ये संभावित है निवेश। इससे क्या होगा, देखिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के प्रोन्नयन में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे EFTA के साथ भारत के कुल व्यापार में 90% से भी अधिक हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की है। किसकी? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना था। लाभ क्या होगा ये तो सब देख ही लिया। आगे देखिए, और इन क्षेत्रों में कृषि, डेयरी, सोया, कोयला सेक्टर, यहाँ भी समझौते इस समझौते से बाहर रखा गया है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। PLI से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो समझौता हुआ है, कृषि, डेयरी, सोया, कोयला सेक्टर को बाहर रखा गया है। PLI से जितने भी सेक्टर जुड़े हैं भारतीय बाजार के, उनके लिए भी नहीं खोला गया है EFTA, टेपा। ये नाम देख लीजिए, टेपा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अभी क्या इसमें बताया गया है, लागू होने में अभी 1 वर्ष का समय लग सकता है इसको, क्योंकि EFTA 4 देशों की संसद से अनुमोदन करना होगा। इसलिए 4 देशों की यूरोपीय संघ के बाहर ये यूरोपीय देश हैं। वर्ष 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं, वो देख लें 2023-24 में। तो ये 29 फरवरी 2024 को जारी हुए थे। इसमें बोला गया है 2023-24 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन कितना है, तो ये दिया है 1541.87 लाख टन, और रबी खाद्यान्नों का उत्पादन 1551.61 लाख टन अनुमानित है ये। इसमें चावल का कितना है, तो चावल का कुल उत्पादन 1238.15 लाख टन है। तो ये तो डेटा देखिए लास्ट में पढ़िएगा आप लोग, लास्ट तक अभी कई सारी चीज़ें आएंगी। एग्जाम होगा, एग्जाम तक हो सकता है, और भी इसमें क्योंकि इस तरीके से डेटा आपको याद नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता ज़्यादा। तो चावल का ये हो गया। गेहूं का 1120.19 लाख टन है। तो मक्का देखिए 227 लाख टन रबी मक्का है। तो ये सब अलग से नहीं, इसे मत छोड़ दीजिए। जो 1-2 पॉइंट होते हैं वही आपके याद करने लायक होते हैं, बाकी ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सब, है ना। और पुरानी भी आंकड़े ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जनवरी फरवरी के आंकड़े आप मत याद करिएगा। बागवानी उपजों के लिए 2022-23 के अंतिम आंकड़े हैं, और 2023-24 के लिए अग्रिम अनुमान है। ये भी देखिए मार्च 2024 में जारी किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022-23 के अंतिम अनुमान में क्या बताया, तो देखिए बागवानी उत्पादन लगभग कितना बताया, 355.48 मिलियन टन बताया गया इसमें, जिसमें 2.39% की वृद्धि इसमें बताई गई है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है ये।
फलों का उत्पादन इसमें बताया गया 110 मिलियन टन के आसपास अनुमानित है। सब्जियों का उत्पादन है इसमें तो देखिए 212 मिलियन टन के आसपास इसमें बोला गया लगभग। प्याज का उत्पादन है 316 लाख टन उत्पादन बताया गया। इसमें क्या है, ये घटा है आपका, ये तो 2022-23 में था, अब हो गया है प्याज का 302 लाख टन होने का अनुमान है ये, तो इसमें घटोतरी हुई है। आलू का देखिए, आलू का लगभग 601.42 लाख टन बताया गया। टमाटर तो 204 लाख टन इसमें बोला गया है। ठीक है, ये बस कुछ पॉइंट थे, वो जान लीजिए। अग्रिम अनुमान है आपका 23-24 के लिए उत्पादन का, तो इसमें कुल बताया गया बागवानी का 355.25 मिलियन टन। बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है 1.15% की। फलों का उत्पादन देख सकते हैं, इसमें क्या है, बोला गया है कि 112 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सब्जियों का फिर से देख लीजिए, घटा है इसमें सब्जियों का अनुमान जो है, अब इसमें घटाया गया है 209.39 मिलियन टन। टमाटर का उत्पादन 208.19 लाख टन। प्याज का देखिए लगभग 254 लाख टन बताया गया है। आलू का उत्पादन इसमें घटने की संभावना व्यक्त की गई, लगभग 589 लाख टन होने की संभावना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी इरडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया और ये 17वीं कंपनी है। तो कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 17। देखते हैं इरडा को। 26 अप्रैल 2024 को 1987 में स्थापित हुई थी इरडा। इरडा के पूर्व देखिए 2 कंपनियों को शामिल किया गया था, एक थी इरकॉन है ना, और एक थी राइट्स लिमिटेड। तो इनको चार्ट में भी देख लेंगे हम लोग। चार्ट में देखिए ये पूरा क्रम दिया, 17वीं कंपनी है, और ये लास्ट की देख लीजिए 3। 15वीं थी इरकॉन, फिर थी राइट्स लिमिटेड, फिर 17वीं शामिल की गई है इरडा लिमिटेड। ठीक है, और देख सकते हैं महारत्न कंपनियों का दर्जा देखिए कितना है, 13 महारत्न कंपनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो 13 महारत्न कंपनियां हैं ये आप अच्छे से जानते रहिए। ठीक है, और मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 75 है। आगे देखते हैं अंतरिम बजट। तो देखिए अंतरिम बजट अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट अब आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम तक। ये जो अभी हाल में होना है उत्तराखंड वगैरह, उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन अब आपका बजट जो सरकार बन चुकी है, नया बजट आ चुका है। हाँ, इसमें ये लक्ष्य याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए इसमें बोला गया है बस। और इसमें सब कुछ हटा दीजिए, लास्ट समय आप देख सकते हैं, जो भी होगा इंपॉर्टेंट डेटा आपके पीटी के समय दे दिया जाएगा। इतना अभी से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि तब तक इसमें से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, फिर नए बजट पे ज़्यादा फोकस होगा। तो ये सब हटा सकते हैं आप, पूरा बजट ही है आपका, सब कुछ है ये, तो ये आपको कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई जनवरी 2024 में। एमपीआई रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये, नीति आयोग जारी करता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट है ये, शीर्षक था। इसमें बताया गया है कि भारत की बहुआयामी गरीबी 29.17, ये डेटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए कहीं भी पूछा जा सकता है। 29.17 2013-14 में थी, कितनी थी? 13-14 में 29.17 थी, इससे घट के कितनी रह गई है? 11.28% ये रह गई है। तो ये डेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। इस तरह देखेंगे इसमें कुल निर्धनता में 17.89%, कितना? 17.89% की गिरावट दर्ज हुई है। ये भी डेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जितना भी हाईलाइट है ये सब डेटा आपका बहुत इंपोर्टेंट है। पिछले 9 वर्षों में देखेंगे कितने, 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस मामले में शीर्ष स्थान पर है यूपी, इसलिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में देखिए बीपीएससी भी होगा तो बिहार वाले भी जान लीजिए, 3.77 करोड़ लोग बाहर आए गरीबी से। ठीक है, एमपी जिनको देना, अब एमपी तो देखिए हो चुका है, और ये सब हटा दीजिए आप। आगे देखिए 9 वर्षों में 24.82 करोड़ बाहर हुए, इसमें से बोला गया यानी हर वर्ष 2.25 करोड़ यानी 2.75 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। प्रतिवर्ष अगर आंकड़ा निकाला जाए तो कितना है? 2.25 करोड़ लोग बाहर आए। और ये डेटा देखिए NFSS 4 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस है, जो सर्वे है वो उसी के आधार पर लिया गया है। NFSS 4 और NFSS 5 का डेटा इसमें यूज किया गया है, जो आंकड़े हैं वही है। इसमें बताया गया है कि 2015-16 और 19 से 21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे, ये इसमें बताया गया था। हालांकि अब जानते रहिए ये वाला लेटेस्ट 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। देखिए इसमें संभावना व्यक्त की गई है, तो संभावना जब भी हो तो अब उस पर सतर्क हो जाइए। भारत के वर्ष 2024-25 तक गरीबी के एकल अंक तक पहुंचने की संभावना है। एकल अंक यानी अभी 11 पॉइंट कितना है, कितना बताइए? 11.89%। अब ये सिंगल पॉइंट में 2024-25 में पहुंच जाएगा, ये अनुमान है। और बताया गया इसमें SDG के जो SDG लक्ष्य है 1.2 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम से कम आधे तक लाना है, वो 2030 से पहले प्राप्त करने के लिए भारत के समर्पण को दर्शाता है, यानी इसमें काम अच्छा किया भारत ने, ये देख सकते हैं। इसमें देखिए नीति आयोग की जो MPI रिपोर्ट है उसमें 12 संकेतकों का यूज किया जाता है, जबकि वैश्विक MPI है जो उसमें 10 संकेतकों का उपयोग होता है। ये आप इंपोर्टेंट है, ये जानिए। एल्किरे और फोस्टर AF पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति है? AF। अब देखिए ये संकेतक है, पोषण है, बाल है और किशोर मृत्यु दर है, ये सब आपके मेंस के लिए उपयोगी हैं, ये आप देख सकते हैं।
जाने तो। हालांकि इनकी कोई मेंस में भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, सारे नहीं डाल पाएंगे आप, है ना। 12 संख्या तक याद रख लीजिए, बहुत है। आगे देखते हैं विश्व की सर्वाधिक शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी कंपनियां। कौन सी आईटी कंपनियों की ये लिस्ट है? तो ये ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और इन्फोसिस ये भारतीय उद्योग में अपने ब्रांड की वजह से ये प्रभुत्व बनाई हुई है। सबसे कौन है? टीसीएस और इन्फोसिस। एक्सचेंजर जो है कंपनी, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान है ना। और नंबर याद रखिए बस। एक्सचेंजर जान लीजिए टॉप पे है, फिर दूसरे पर टीसीएस, तीसरे पे इन्फोसिस है, विप्रो 9वें पे है, भारत की है ये। इतना इसमें डेटा था याद करने के लिए। दुनिया के बदनाम बाजारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाजार हैं बदनाम। हालांकि इस तरीके से कभी प्रश्न पूछा नहीं है। 30 जनवरी 2024 की ये न्यूज़ है। इसमें देखिए चीन पहले स्थान पर बदनाम बाजारों में, है ना, जो आप जानते ही होंगे। और भारतीय बाजार जो है वो उन्हें देख लीजिए। मुंबई का है हीरा पन्ना बाजार। कौन सा हीरा पन्ना बाजार है? मुंबई का। दिल्ली का है करोल बाग का टैंक रोड। और बेंगलुरु का है सदर पटरप्पा रोड मार्केट। ये 3 बाजार हैं जो सतर्क रहिएगा जब आप यहाँ पे सामान खरीदें तब। ये बाजार बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क जालसाजी और कॉपीराइट चोरी आदि में शामिल रहते हैं, इसलिए इनको बोला गया। ऑनलाइन भारतीय बाजारों में देखा जाए तो इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज और WHMCL स्पोर्ट्स ये शामिल है। चीन वगैरह के हटा दीजिए, ये आपके लिए नहीं। भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण पहला है, याद रखिएगा पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण किसके द्वारा जारी किया गया? इंड बैंक के द्वारा। कौन सी बैंक है? इंड बैंक के द्वारा रुपए नेटवर्क पर यह जारी किया गया है। भारत का पहला ई स्वर्ण है ना। UPI का इसमें सपोर्ट करने के लिए ऐप के साथ ही लिंक किया जा सकता है। और ये आपके लिए बता ही दिया है, और इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया था। तो इंड के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी किया है ना, पहला इंपॉर्टेंट होता है। NSE विश्व की सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन चुका है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NSE तो ये बन चुका है सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार। NSE की स्थापना कब हुई है ये जान लीजिए, 1992 में देखेंगे NSE की स्थापना हुई है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है उसकी कब हुई है? तो 1875 में हुई थी, तो पता ही होगा आपको, है ना। तो ये आपसे पूछ लेता है फ्री में, और नहीं आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये ILO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है एम्प्लॉयमेंट पे और सोशल पे। ये आउटलुक है ILO के बारे में जान लीजिए। स्थापना 1919 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपको हर संस्था के बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की संभावना है। कितनी? 5.2% तक। और इसमें बोला गया ILO की रिपोर्ट 2024 के अनुसार बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ सकती है 2024 में, 2 मिलियन तक। और इसका देखिए मुख्य कारण बताया है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, जो है ये तो वैश्विक स्तर पे था। अब देखिए इसमें बोला गया है, ये आपके लिए हटा दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देते हैं। उच्च आय वाले देशों में चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इन देशों में 2024 में रोजगार वृद्धि नकारात्मक होने की उम्मीद है, ठीक है। और 2025 में बताया गया है कि मामूली सुधार की संभावना है। तो भारत से संबंधित कुछ है नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ही देखिए आप। कुवैत दीनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है। कौन सी? कुवैत दीनार। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है, व्यावसायिक पत्रिका है, इसने बोला ये। तो अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पे आ गया है। तो बाकी देखिए देख लीजिए कौन कौन सी मुद्रा मजबूत है। भारतीय मुद्रा किस स्थान पे है? कुवैत दीनार टॉप पे है, फिर बहरीनी दीनार है दूसरे नंबर पे, फिर ओमानी रियाल है तीसरे नंबर पे। और देखिए डॉलर अब जो है 10वें स्थान पे आ गया है। और वहीं देखेंगे एक कुवैती दीनार का मूल्य देखेंगे तो 3.25 डॉलर है, और भारतीय रुपए में 270 रुपये इसका मूल्य वैल्यूएशन है। और देखते हैं भारतीय करेंसी विश्व की 15वीं सबसे मजबूत करेंसी है। ये आप जान सकते हैं भारतीय करेंसी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र देखिए ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। कितनी है? 180 है ये। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 ये 16 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग स्टार्टअप इंडिया और DPIIT और ये उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। इसमें बोला गया है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में श्रेणी A में रखे गए हैं। 1 करोड़ की जनसंख्या से ऊपर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं श्रेणी B में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को रखा गया है 1 करोड़ से कम की जनसंख्या में। तो इसका चार्ट देख लेते हैं, बाकी उससे ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो उत्तर प्रदेश को देखिए लीडर श्रेणी में रखा है इसमें। अब देखिए ये है आपके वर्ग श्रेणी A और श्रेणी B। सबसे प्रदर्शन किसने किया? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ने। श्रेणी B में हिमाचल प्रदेश। और इसमें आप हटा दीजिए लीडर में देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जानना जरूरी है। लीडर श्रेणी में रखा गया उत्तर प्रदेश को, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, असम और ये सब उत्तराखंड रखे गए, ठीक है। तो ये सब अभी इतना ही जानिए, क्योंकि पुराना हो चुका है जनवरी का। ये हटा दीजिए इसको। स्टार्टअप दिवस भी 16 जनवरी को मनाया जाता है, जो इस पर ये रिपोर्ट जारी की गई है 16 फरवरी को। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको आप सुधार लीजिए। तो ये 16 जनवरी है जो स्टार्टअप दिवस है। दिवस भी पूछ लिया जाता है आपसे। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, ये जानते रहिए।
बाकी आगे आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा। आगे है आपका, हाँ ये लास्ट है, भारत एफएटीएफ के रेगुलर फॉलोअप देशों के समूह में शामिल हो गया है। एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध बेहतर कार्य करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थान है। ये क्या करता है? एफएटीएफ ये देखिए, इसमें एफएटीएफ में सिंगापुर में ये जो आयोजित हुई थी वार्षिक बैठक 28 जून के लगभग, तो इसमें ये बोला गया था भारत को रेगुलर फॉलोअप यानी नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। एफएटीएफ की सूची में शामिल होने भारत 5वां देश है ये। इससे पहले देखेंगे 4 देश, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और एक देश दिया ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये देखिए मिस्टेक इनकी, हालांकि 5वां याद रखिए, आपको बाकी से मतलब नहीं है। एफएटीएफ सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्था में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक के वित्त पोषण जैसी कमजोरियों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटता है। ये 4 श्रेणियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ब्लैक लिस्ट होता है, एक ग्रे लिस्ट होता है, एक इनहांस्ड फॉलोअप होता है, एक रेगुलर फॉलोअप। तो इनमें से देखिए रेगुलर फॉलोअप जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और ब्लैक लिस्ट सबसे निकृष्ट या खराब होता है। भारत को इसी में रेगुलर फॉलोअप में शामिल किया गया है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है इसमें लिस्ट। अब इसके एफएटीएफ के बारे में जान लीजिए, पूछ सकता है। एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपका था आर्थिकी, और जल्दी आपको बाकी का भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो इस चीज़ को बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए और पॉइंटों को, उसी से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। जान लीजिए तैयार कर लिया आपने ना ये, तो लगभग 70% आपका करंट तैयार हो जाता है। फिर आपका बचा लास्ट में, आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा उसे लाइक शेयर भी करिए, और जो लोग नए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो चैनल से जुड़ जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी चाहिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर सूचनाएं आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो जल्दी देखिए, जिनको नोट्स वगैरह या इत्यादि चाहिए, जल्दी देखिए, बुक आ रही है, जल्दी ही बुक आपको मिल जाएगी हर चीज़ की मार्केट में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स और भी कुछ चाहिए तो वो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऊपर दिया गया। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।